एक शांत इलाके में एक आदमी साधारण व्यावसायिक पोशाक पहने हुए सड़कों पर चला गया। उसने अपना काला बैग अपनी छाती से चिपका रखा था। जिस तरह से वह सड़क पर लड़खड़ाता हुआ आया, उससे ये स्पष्ट था कि उसने शराब पी रखी थी। वह लंबा और थोड़ा दुबला पतला था। नींद की कमी और कुपोषण का पता उसके पीले गालों और उसकी एकाकी आंखों के नीचे काले धब्बों को देखकर ही चल जाता था। चांदनी की रोशनी आसपास की हरियाली के बीच से चमक रही थी और वह आदमी बार बार लड़खड़ा रहा था, फिर भी वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। जब तक उसे अपने पैरों के पास एक खाली प्लास्टिक की बोतल नहीं दिखी, तब तक वह वहीं रुका रहा। उसकी नजरें गंभीर हो गई थीं। उसने अपना काला बैग जमीन पर रखा और सावधानी से बोतल को उठाया, उसे अपने दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। उसने लगभग 10 मीटर दूर एक कूड़ेदान की ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उस आदमी ने कोई आवाज नहीं निकाली, फिर भी उसके पूरे शरीर की भाषा बदल गई, जैसे कि वह किसी युद्ध के मैदान में उतर आया हो। उसने अपने शरीर को इस तरह हिलाया कि उसका कंधा कूड़ेदान की सीध में आ गया। फिर उसने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाया। उसने अपना बायां घुटना ऊपर उठाया, जो लगभग उसकी छाती को छू रहा था। फिर अपने उठे हुए पैर के साथ वह आगे की ओर झुका और अपने दाहिने पैर को इस तरह से जमीन पर टिकाया जैसे कि वह बेसबॉल पिच के टीले पर हो। सब कुछ इतना स्वाभाविक लग रहा था क्योंकि उसने एक ऐसा काम पूरा किया जो उसने अपने पूरे जीवन में अनगिनत बार किया था। फिर जैसे ही उसका बायां पैर जमीन पर टिका, उसका दाहिना हाथ चाबुक की तरह चमक उठा और उसने बोतल को पूरी ताकत से फेंका और लक्ष्य कूड़ेदान की ओर निशाना साधा जो उसका लक्ष्य था। जमीन पर उछलती बोतल की आवाज शांत सड़कों पर गूंज रही थी। जब वह कुछ ही मीटर दूर घुटनों के बल गिरा, उसने अपना दाहिना कंधा पकड़ लिया और दर्द से कराह उठा। उसके पूरे शरीर में वही पीड़ा फैल गई। शराब का हल्का नशा जल्दी ही उसके शरीर से निकल गया, जिसकी जगह अब उसके पुराने घावों से पैदा हुए दर्द और पीड़ा ने ले ली थी। वह गुस्से और हताशा में अपने सामने रखी बोतल को घूर सकता था, ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह उसे चिढ़ा रही हो। कुछ ही देर बाद उस आदमी ने अपना काला बैग पकड़ा, जो अभी भी उसके धड़कते कंधे पर था। उसने बोतल को पकड़ लिया और आज्ञाकारी ढंग से उसे कूड़ेदान में डाल दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद कचरा हो। इसके बाद वह घर वापस आ गया। उसका लंबा शरीर निराशा में झुक गया था। वह आदमी आखिरकार अपने अपार्टमेंट में पहुंचा और अपने बैग में रखी चाबियों को खोजने लगा। दीवार पर रखे मेलबॉक्स के नीचे गंदे हाथ से ताकागी शब्द लिखा हुआ था। कुछ देर इधर उधर खोजने के बाद उस आदमी को आखिरकार अपनी चाबियां मिल गईं और उसने उनका इस्तेमाल करके दरवाजा खोला। वह अपने अंधेरे अपार्टमेंट में गया और लाइट जलाई, अपने पैर से दरवाजा बंद किया और अपना बैग टेबल पर रख दिया। यह अपार्टमेंट एक स्टूडियो था, जिसका अर्थ था कि शौचालय और वॉशरूम के अलावा सब कुछ एक ही कमरे में ठूंस दिया गया था, क्योंकि शौचालय और वॉशरूम के लिए अलग से जगह थी। मानो ऑटो पायलट पर उस आदमी ने अपना व्यावसायिक पहनावा उतार दिया और आरामदायक कपड़े पहन लिए और वॉशरूम की ओर चल पड़ा। उसका कंधा अभी भी दर्द कर रहा था, हालांकि अब वह इससे अभ्यस्त हो चुका था। दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह बाथरूम में गया और अपना चेहरा अच्छी तरह से धोया। दिन भर की परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को आईने में देखने के लिए ऊपर देखा। जो उसे घूर रहा था वह लगभग कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह पहचान नहीं पाया था। पीले गाल और पतली नाक के साथ उसकी एकाकार आंखों के नीचे काले धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हो जो अपनी आखिरी सांसों पर था। वह खुद को आईने में कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाया। जल्दी से वॉशरूम से निकलकर अपने बिस्तर पर चला गया। कमरे के दूसरी तरफ एक 32 इंच का टीवी कैबिनेट पर रखा हुआ था। रिमोट पकड़कर बिस्तर पर बैठे बैठे उसने आदत के अनुसार टीवी चालू कर दिया। वह ज्यादातर इसका इस्तेमाल अपने फोन पर ब्राउज करते समय पृष्ठभूमि शोर के लिए करता था। जैसे ही उसने अपना फोन चालू किया, उसे एक सूचना प्राप्त हुई। माँ, केन, हम तुम्हारे बारे में चिंतित हैं। तुमने 1 महीने से हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? कृपया जैसे ही तुम्हें यह मिले, हमें फोन करो। केन ताकागी ने खिड़की बंद करने से पहले स्क्रीन पर संदेश को पढ़ा। वह अभी अपने माता पिता से बात करने के मूड में नहीं था, खासकर तब जब उसका कंधा बहुत दर्द कर रहा था। मैं उन्हें कल फोन करूंगा, उन्होंने बुदबुदाया। ये बात उन्होंने पिछले महीने कई बार कही थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। जैसे ही वह अपने मोबाइल फोन पर लोकप्रिय गेम खेलने वाला था, उसका ध्यान अचानक टीवी की ओर चला गया। खेल समाचार में हानशिन टाइगर्स ने शानदार वापसी करते हुए योमिउरी जायंट्स को पराजित कर दिया है तथा क्लब के इतिहास में दूसरी बार निप्पॉन चैंपियनशिप जीत ली है। समाचार सुनते ही केन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत अपने पैर बिस्तर से हटाए और अपना पूरा ध्यान टीवी स्क्रीन पर केंद्रित कर दिया,
जहां पर मुख्य अंश पुनः दिखाए जा रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जायंट्स 9 पारी में 2 रन से आगे थे। 2 आउट और 2 रनर बेस पर होने के कारण उनके बीच चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र चीज युवा खिलाड़ी दाइची सुजुकी थी। एक आदमी जो अभी भी एक किशोर की तरह दिख रहा था, प्लेट के पास पहुंचा। उसके चौड़े कंधे और आत्मविश्वास से भरा चेहरा उसे उस खास समय एक सुपरहीरो की तरह दिखा रहा था। केन के चेहरे पर पहचान की चमक थी क्योंकि वह उत्सुकता में टीवी के करीब झुका हुआ था। पिचर ने अपनी चाल चली और कटिंग बॉल को ऊपर और अंदर की ओर फेंका ताकि बड़े आकार के खिलाड़ी को प्लेट से दूर किया जा सके। हाँ, यह उसकी पसंदीदा पिच है, केन खुशी से चिल्लाया। उसे लगा जैसे उसके शरीर में एड्रेनालाइन भर गया हो। दाइची की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने तेजी से आती गेंद पर एक भयानक स्विंग लगाने से पहले अपना पैर जमाया। कैमरे के कोण से कोई भी देख सकता था कि बल्ले पर उनकी पकड़ ढीली थी, जैसे कि उन्हें इस तरह की अंदर की पिच की उम्मीद थी। टकराना। बेसबॉल पर लकड़ी के बल्ले के टकराने की स्पष्ट आवाज सुनकर केन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अखाड़े में हो और गेंद को हवा में उड़ते हुए देख रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वह कभी रुकेगी ही नहीं। चलकर होम रन ले लो, वह बुदबुदाया। जैसे ही गेंद अपने शिखर पर पहुंची, वह धीरे धीरे दर्शकों की भीड़ में धंसने लगी। एक भाग्यशाली लड़का अपने दस्ताने को बाहर निकालकर विजयी गेंद को पकड़ने में कामयाब रहा, जिसे वह जीवन भर याद रखेगा। आज शाम टोक्यो डोम में अद्भुत दृश्य देखने को मिले, जब टाइगर्स ने एनपीबी की सबसे मजबूत टीम को हराकर उलटफेर कर दिया। केन की नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ी तो ब्रॉडकास्टर के शब्द बंद हो गए। उसकी भावनाएं उत्साह से लेकर अवसाद के पिछले स्तरों पर वापस आ गईं। बस उसका फोन वाइब्रेट हुआ, जिससे उसका ध्यान एक पल के लिए टीवी से हट गया। संदेश भेजने वाले की प्रतिक्रिया में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दाइची, अरे केन, क्या तुमने मेरा वॉक ऑफ होम रन देखा? तुम खेल में क्यों नहीं आए? क्या टिकट मेल से नहीं आए? खैर, चलो जल्दी मिलते हैं यार। केन ने संदेश देखा, उसका दिल डूब रहा था। गुस्से में उसका चेहरा मुड़ गया और फिर उसने अपना फोन दीवार पर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उसने अपने पहले से ही दर्द कर रहे कंधे को एक बार फिर चोट पहुंचाई, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसकी हालत एक गेंद की तरह हो गई और वह दर्द से अपने कंधे को पकड़ रहा था। तुम समझती नहीं, वह सिसकियों के बीच बुदबुदाया। कुछ देर एक ही जगह पर लेटे रहने के बाद केन को अचानक अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। अभी दिसंबर की शुरुआत थी, जिसका मतलब था कि सर्दी अभी पूरी ताकत से आ चुकी है। केन को सर्दियों से नफरत हो गई थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि ठंड के कारण उसके कंधे की चोट में दर्द होता था, जिससे उसका पूरा दिन दर्द और पीड़ा से भर जाता था। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, क्योंकि वह फर्श पर सोने जैसी बेवकूफ़ी भरी हरकत से सर्दी नहीं लगना चाहता था। क्रिसमस करीब होने के बावजूद उसके पास अभी भी बहुत सारा काम था जो महीने के अंत तक पूरा होना था। केन ने घड़ी देखी जिसमें 12:30 बजे थे, फिर उसने मन ही मन शिकायत की। 5 घंटे हो, वह बुदबुदाया। आज रात शराब पीने की वजह से उसे अगले दिन काम पर जाने से पहले सिर्फ 5 घंटे की नींद मिल पाई। शराब पीने की वजह से उसके सिर में दर्द होने लगा, जो उसके कंधे में भी दर्द का कारण बन गया। उन्होंने मिलकर एक दर्दनाक धुन बजाई जिससे उसकी पीड़ा और बढ़ गई। मेरी दवाइयाँ कहाँ है? केन ने खुद से पूछा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दर्द से बेहोश होने वाला है। शुक्र है कि कुछ देर बाद वह अपने बैग में दवा ढूंढने में कामयाब हो गया। बिना देखे उसने अपनी एक दवा की बोतल का ढक्कन खोला और एक गोली निकाल ली। यह एक शक्तिशाली दर्द निवारक दवा थी जो घंटों तक उसके कष्ट को कम करने में सक्षम थी, भले ही इसकी खुराक बहुत कम हो। उसे बार बार उसके डॉक्टर द्वारा चेतावनी दी गई थी कि वह निर्धारित मात्रा से अधिक न ले, भले ही दर्द दूर न हुआ हो। बेशक केन बेवकूफ नहीं था, हालांकि वह थोड़ा दुखी था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह दर्द निवारक जैसी किसी चीज के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। अपने डॉक्टर के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए केन ने एक बार फिर अपने बैग में हाथ डालने से पहले जोर से ठहाका लगाया। उसकी दर्द निवारक दवाओं के साथ एकमात्र समस्या ये थी कि उन्हें लेने के बाद उसे अक्सर नींद नहीं आती थी, इसलिए उसने कुछ मेलाटोनिन खरीदने का फैसला किया, जो प्राकृतिक नींद की दवा है। कुछ महीनों तक तो ये दवा जादू की तरह काम करती रही, लेकिन उन्हें लगातार खुराक बढ़ाने की जरूरत पड़ी, अन्यथा इसका असर खत्म हो जाता। इसलिए उसने अभ्यास के साथ 6 गोलियां बनाई और उन्हें एक गिलास पानी के साथ ले लिया। इसके साथ ही उसने तय किया कि अब बिस्तर पर जाने का समय हो गया है। अगर वह और देर तक जागता रहा तो उसकी 5 घंटे की नींद और भी कम हो जाएगी। हालांकि जैसे ही उसने तकिए पर अपना सिर रखा, उसे महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है। क्या हो रहा है?
उसने कहा। उसके सीने में घबराहट की भावना दौड़ गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और जल्दी ही 200 बीपीएम पर पहुंच गईं। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने अपने बैग तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, ये सोचकर कि शायद उसने गलत दवाएं ले ली है। हालांकि ये समझ में नहीं आया। उसके बैग में सिर्फ 2 अलग अलग तरह की दवाएं थीं, दर्द निवारक और मेलाटोनिन। केन की नींद में लीन अवस्था में उसके पास 2 और 2 को जोड़ने की संज्ञानात्मक क्षमता नहीं थी। इसलिए वह कमरे में लड़खड़ाता हुआ अपने बैग तक पहुंचा, जहां उसे अपने 2 समान डिब्बे दिखाई दिए। मेलाटोनिन के डिब्बे में अभी भी गोलियां भरी हुई थीं, जबकि शक्तिशाली दर्द निवारक वाला डिब्बा खाली था। केन ने कुछ बार पलकें झपकाईं, जबकि उसका दिमाग समझने के लिए तेज गति से काम कर रहा था। कल मुझे डॉक्टर के पास एक और नुस्खा लेने के लिए जाना है, वह धीरे से बोला। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है। तब जाकर उसे आखिरकार समझ में आया। उसने अपनी दवाइयां मिला दी थीं, जिसका मतलब था कि उसने नींद की दवा के बजाय 6 दर्द निवारक दवाएं ले ली थीं। केन अचानक फर्श पर गिर पड़ा। उसके हाथ में दर्द निवारक की खाली बोतल थी। जैसे जैसे उसका शरीर कमजोर होता गया, उसके विचार दूर किसी जगह पर चले गए। एक ऐसा समय जब वह अभी भी उम्मीद और युवा आनंद से भरा हुआ था। बहुत पहले ही कंधे की चोट ने बेसबॉल को उनसे दूर कर दिया था। अगर मुझे एक और मौका मिलता, उसने अपनी आखिरी सांस छोड़ते हुए कहा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्रेडिट लीरोय कगना को जाता है।